नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। एक प्रोफेसर ने बनाया घर के टेरेस को खूबसूरत बगीचा। गर्मी के मौसम में बाजरा की खेती करना है लाभकारी। हरा भरा बगीचा घर की खूबसूरती और माहौल को अच्छा बनाता है। साथ ही साथ इससे फल, फूल और ताजी सब्जियां भी मिलती हैं, जिनका सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। गांव में लोगों के पास घर के आसपास जमीन होती है, लेकिन शहरों में घर काफी छोटे होते हैं। यदि किसी को अपने लिए बगीचा बनाना हो तो उसके पास सिर्फ टेरेस या बालकनी का ही विकल्प बचता है। ऐसे में घर के टेरेस पर गार्डन बनाया है मध्य प्रदेश के जिला भोपाल में रहने वाले गणित के प्रोफेसर SK मल्होत्रा ने। तो चलिए सुनते हैं उनके अनुभवों को। तो आप देख रहे हैं कि मेरे घर में मैंने छत के ऊपर टेरेस गार्डन लगा रखा है। इस टेरेस गार्डन को लगाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि जब मैंने कोविड के टाइम पे ये देखा कि कितनी दिक्कतें, कितनी परिस्थितियां, कितने सामना हमें करना पड़ा सब्जियों के लिए, और ऑक्सीजन की स्थिति कैसे क्या निर्मित हुई, तो सब्जियां हमें मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। और वैसे भी हम अगर देखें तो वर्तमान में जो सब्जियां मिल रही हैं उनको हम देखें तो नाले की पानी से सब्जियां प्राप्त हो रही हैं, जहरीली सब्जियां हैं, उनमें वो पौष्टिक तत्व उपलब्ध नहीं होते हैं जो होना चाहिए। किचन या टेरेस गार्डन के लिए ऐसे स्थान का चयन करें छत के ऊपर, बरामदा या खिड़की के छज्जे। घर में खुले स्थान जहां पर सूर्य की रोशनी तथा पानी की सप्लाई की समुचित व्यवस्था हो, वहां पर गृह वाटिका बेहतरीन तरीके से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पौधे सूर्य की रोशनी एवं पानी प्राप्त कर अच्छी गुणवत्ता की सब्जियां और फलों का उत्पादन देते हैं। निर्माण कैसे किया है आप समझेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक लोहे का स्टैंड बनाया 1 फुट ऊंचा, और फिर उस लोहे के स्टैंड को चारों तरफ हमने तैयार करवाया, और उसके बाद हमने ग्रो बैग्स बुलवाए मार्केट से। हमने इंदौर से ग्रो बैग्स बुलवाए, अलग अलग साइज के ग्रो बैग से, 3 बाई 6 बाई 1। आप मेरे घर में, मेरी छत पे आप देख सकते हैं 3 बाई 6 बाई 1 के ग्रो बैग्स हैं, कुछ 2 बाई 4 बाई 1 के ग्रो बैग्स हैं, कुछ 1 बाई 1 के ग्रो बैग्स भी हैं। इस प्रकार से अलग अलग ग्रो बैग्स को हमने बुलवाया कि इसको हम इस प्रकार से तैयार करेंगे कि हम इसमें बहुत अधिक मिट्टी का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अधिक मिट्टी का उपयोग करेंगे तो छत पर वजन बढ़ेगा, और हमें छत पर वजन बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। नारियल पानी पीने के बाद लोग उसको फेंक देते हैं, तो जो फेंका हुआ नारियल है तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस रहते हैं। तो उस नारियल को हमने मार्केट से 1000 नारियल हमने अपने छत पर बुलवाया, और हमने एक एक ग्रो बैग में 15 से 20 नारियल को बिछाया। नीचे हमने सतह पर सबसे पहले नारियल की परत बिछाई, उस नारियल के परत के ऊपर बर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है उस कंपोस्ट खाद को, बर्मी कंपोस्ट को बिछाया, उसके ऊपर मिट्टी बिछाई। इस प्रकार से हमने अपने ग्रो बैग्स को तैयार किया, फिर उसमें हमने बीज रोपण किया। तो इस प्रकार से हमारे जो वजन है उसका वजन भी बहुत अधिक नहीं हुआ, और हमारे ये पूरा खेत, हमने ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है वो प्लेटफॉर्म हमारा तैयार हो गया। आप देख रहे हैं हमने इसमें सबसे पहले देखे तो धनिया, जो हमारे हर सब्जी में उपयोग में आता है, धनिया हमने लगा रखा है। हमने अपने घर पे भिंडी लगा रखी है, हमने अपने घर पे करेला लगा रखा है, हमने अपने घर पे लौकी लगा रखी है, ऑर्गेनिक देसी टमाटर बो रखा है, इसके बाद ऑर्गेनिक मिर्ची है। इसके बाद आप देखेंगे तो बेल पर हमने क्या स्ट्रक्चर में साथ में ये ध्यान रखा है कि जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, बेल वाली सब्जियों को हम छत पे नहीं फैला सकते थे, तो उनके लिए हमने जाल लगवाया। हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर अपने घर पर तैयार किया है कि हमने स्टैंड के साथ में जाल लगा रखा है चारों तरफ। तो
जाल में क्या होता है कि जो बेल वाली सब्जियां हैं, जैसे करेला हुआ, जैसे गिलकी हुई, जैसे आपका कद्दू हुआ, ये जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं ये हमारे पैरेलल वर्टिकल हमारे उस पर चढ़ जाती हैं और वहीं वो उनमें फूल और फल उसमें लगता रहता है। हमने अपना बैगन लगा रखे हैं, बैगन हमने अलग अलग वैरायटी के लगा रखे हैं, गोल वाले बैगन हैं, भरता वाले बैगन हैं और लंबे वाले बैगन हैं, बैगन लगा रखे हैं। इसके बाद आप देखेंगे लाल भाजी लगी हुई है। तो जितनी प्रकार की सीजन वो वेजिटेबल हम सीजन के हिसाब से बोते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमने मेडिसिनल प्लांट्स भी लगा रखे हैं। मेडिसिनल प्लांट में आप देखेंगे तो मैंने तुलसी लगा रखी है, तुलसी के अलावा हमने कपूर तुलसी लगा रखी है, हमने पुदीना लगा रखा है, हमने एलोवेरा लगा रखा है, हमने जो बिटर लीफ जो डायबिटीज में काम आता है पौधा, वो बिटर लीफ का पौधा भी लगा रखा है, हमने गुड़मार का पौधा भी लगा रखा है और गिलोय का पौधा भी बेल हमने लगा रखी है। तो जितने प्रकार के मेडिसिनल प्लांट हमारे घरों में उपयोग आ सकते हैं उन मेडिसिनल प्लांट को हमने अपने घर पे लगा रखे हैं। हमने गुलाब लगा रखे हैं, अलग अलग प्रकार के फूल, इनकी खुशबू पूरे हमारे घर की छत को, हमारे घर को महका देती है। अब आते हैं हम फलों पर। तो हमने फलों में क्या किया है, हमने 6 फुट का एक ड्रम खरीदा। उस ड्रम में हमने चारों तरफ होल करवाए जिससे कि एयर उसमें क्रॉस हो सके। और उस ड्रम में हमने क्या किया है, उस ड्रम में भी मिट्टी अधिक ना हो, क्योंकि अगर ड्रम हम 6 रख देंगे और उसमें पूरा मिट्टी भर देंगे तो वजन बढ़ेगा छत पर। तो इस बात का ख्याल रखते हुए उस ड्रम में हमने 3 लेयर बनाई। पहली लेयर नारियल पानी, फिर हमने खाद डाला वर्मी कंपोस्ट, फिर दूसरी लेयर नारियल, फिर कंपोस्ट, फिर मिट्टी, फिर नारियल। इस प्रकार से 3 लेयर नारियल की रखी जिससे कि हमें कम से कम मिट्टी और कम से कम खाद उसमें डालना रहे। और वो जो नारियल उसमें रहता है वो नारियल 4 साल में सड़ता है। तो नारियल में पानी स्टोर होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू रहती हैं। तो जो जड़ रहती है पौधे की वो पानी उसको मिलता रहता है, उसको भोजन मिलता रहता है। तो इस प्रकार से उसमें वजन भी अधिक ना हो और नारियल के से हमारा उसको भोजन भी पौधे को मिलता रहे। तो हमने यहाँ 6 ड्रम लगा रखे हैं। उन 6 ड्रम में आप नींबू लगा रखा है, जिसमें नींबू आपने देखे होंगे अभी नींबू लगे हुए हैं। नींबू लगा रखा है, मौसमी लगा रखी है, पपीता लगा रखे हैं और हमने अनार भी लगा रखा है और अमरूद भी लगा रखा है। इस प्रकार से 6 पेड़ हमने लगा रखे हैं। तो एक ही ड्रम में हम 1 से अधिक फसलें भी हमने बो रखी हैं, वो हमने उसमें लगा रखी हैं, जैसा कि आपने देखा। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों की समय समय पर देखरेख करना बहुत जरूरी होता है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे की आवश्यकता और मिट्टी के प्रकार पर करनी चाहिए। सर्दी के मौसम में पौधों को पानी की आवश्यकता कम होती है और गर्मी के मौसम में अधिक, इसलिए नमी कमी दिखने पर ही सिंचाई करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। पौधों में पानी कभी भी दिन में नहीं देना चाहिए। दिन में क्या धूप रहती है, गर्मी रहती है, और उस समय अगर आप पौधे में पानी देंगे तो वो मुरझा सकता है, सूख सकता है। तो पौधों में पानी हमेशा सूर्य अस्त होने के बाद शाम को 6 बजे के बाद दीजिए या सुबह 6 बजे या 7 बजे उनको दीजिए। आप देख रहे हैं कि ये सब्जियों में ये कैसे सब्जियां या फल हमारे इतनी अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपके घरों में जो सब्जियों के छिलके हैं या फलों के छिलके हैं या तो आप डायरेक्ट डाल देते हैं, उससे हमारा उत्पादन दुगना चौगना बढ़ जाता है। कुछ लोग इनको स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करके एक जगह इकट्ठा करते जाते हैं और जब वो सड़ जाता है इसके बाद इसमें डालते हैं, जिसको अमृतपान कहते हैं। तो आप दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। एफिड लगता है उसमें, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं करते, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जियों का उद्देश्य यह है कि उनकी ऑर्गेनिक वैल्यू बनी रहे। केवल और केवल नीम तेल जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, 5 ml उस नीम तेल को लेते हैं, हम उसमें मिला देते हैं और उसका स्प्रेयर की मदद से हम स्प्रे कर देते हैं। तो उसमें जो एफिड आता है, उसमें जो कीड़े आते हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने एक 20 लीटर का स्प्रेयर भी ले रखा है। उस 20 लीटर के स्प्रेयर से हम शाम के टाइम पौधों को नहला देते हैं। सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व की अवस्था में तुरंत कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर सब्जियां ताजा एवं गुणवत्ता वाली प्राप्त होती हैं तथा जब पत्ते वाली सब्जियां कोमल रहें तब रोजाना तुड़ाई या फिर कटाई करते रहना चाहिए। टमाटर की तुड़ाई जब लाल हो जाए तब कर लेना चाहिए। भिंडी और बैगन की तुड़ाई जब उनका पूरा आकार में हो लेकिन कोमल रहे तब इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। प्रेमी हैं और प्रकृति प्रेमी नहीं भी हैं तो आप प्रकृति प्रेमी बन जाइए। क्यों बन जाइए, उसके पीछे कारण है कि आपने कोविड में जिस अवस्था को देखा है, हम सब्जियों के लिए तरस गए। बाजार की सब्जियों में जाहिर है, बाजार की सब्जियों में किस प्रकृति के हैं, क्या है, हमें नहीं पता। आप अपने घरों पर ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाइए और शुद्ध और ऑर्गेनिक सब्जियों को प्राप्त करिए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 224 सीटों पर 10 मई को एक ही चरण में होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस ने कसी कमर। मतदान की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने किया दावा। कहा, कांग्रेस को किसी गठबंधन की नहीं है जरूरत। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने कलाकारों पर की 500 रुपए के नोटों की बारिश। श्रीरंगपटना में कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई थी प्रजाध्वनि यात्रा। मांड्या जिले के बेविनाहल्ली के पास का बताया जा रहा है मामला। साबरमती जेल पहुंचा माफिया अतीक अहमद। उमेश पाल किडनैपिंग मामले। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान खरीफ मौसम में बाजरा की खेती करते हैं, लेकिन जिन किसानों के पास पर्याप्त सिंचाई जल की सुविधा है वह गर्मी के मौसम में भी बाजरा की खेती कर सकते हैं। तो आप इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन करके खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं महेश कुमार। बात करते हैं श्री अन्न की खेती के बारे में। श्री अन्न की श्रेणी में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इसका नाम श्री अन्न की श्रेणी में दे दिया है और ये बहुत ही पोषक से भरपूर होते हैं, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, सावा, चीना इत्यादि फसलें सम्मिलित हैं। तो आज हम बात करते हैं बसंतकालीन बाजरा की खेती के बारे में। भूमि का चुनाव जो हम करें उसके लिए हमें ध्यान देना होता है कि बाजरे की खेती के लिए जल निकास युक्त दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, बाजरा की खेती बलुई और बलुई दोमट भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेत की तैयारी के समय पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। फिर 2 बार कल्टीवेटर या रोटोवेटर लगाकर खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। लेकिन हमारे जो किसान किन्हीं कारणवश मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते, तो वे असिंचित क्षेत्रों में बाजरा की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए यूरिया 130 किलोग्राम और SSP 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जबकि सिंचित क्षेत्रों में यूरिया 100 किलोग्राम और SSP 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और पूरा फास्फोरस बुआई के समय डालते हैं और शेष यूरिया को खड़ी फसल में बुआई के 25 दिनों पर भुरकाव करते हैं। एवं नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। 1/3 मात्रा जो बचा हुआ मात्रा है उसका 1/3 मात्रा हमें पुनः बुआई के 25 से 30 दिन बाद, जब घुटने कुचाई तक बाजरा हो जाए, उसमें देना है। और आखिरी डोज जो फर्टिलाइज़र का, यूरिया का है, नाइट्रोजन का है, उसको जब बालियाँ निकलने की स्थिति होती है, करीब बुआई के 60 दिन बाद हम बालियाँ निकलते समय खेत में व्यवहार करते हैं। अब बात करते हैं प्रजातियों का चयन। क्योंकि बाजरे के लिए जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने पर बाजरे की जो पालेन है, जो परागकण है,
वो क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। तो हमें कुछ ऐसी प्रजातियों का सिलेक्शन करना है तापरोधी हों, इसमें 86M64 प्रजाति सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद प्रो एग्रो 9444, प्रो एग्रो 9450, पूसा हाइब्रिड 1201, पूसा हाइब्रिड 1202 इत्यादि प्रजातियों को लिया जा सकता है। और कंपोजिट प्रजाति धनलक्ष्मी का भी अच्छा उत्पादन यहाँ मिल जाता है। तो जो हाइब्रिड प्रजातियाँ हमने आपको बताया, ये सभी हाइब्रिड प्रजातियाँ जो है 50 से 60 कुंटल तक उत्पादन क्षमता गर्मा मौसम में दे देती हैं। बाजरे की सफलतापूर्वक खेती करने के लिए 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बुआई कतारों में करना उचित होता है। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखा जाता है और कोशिश करना चाहिए कि पौधा से पौधा की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आ जाए। किसान भाइयों, बाजरा की फसल में खरपतवारों की समस्या भी गंभीर रहती है। इसके लिए आप एट्राजिन खरपतवार नाशी 1 किलो दवा 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर दें, जिससे आप फसल में खरपतवारों की समस्या से काफी हद तक निजात पालेंगे और फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी। अब बात करते हैं हम जल प्रबंधन की। तो बाजरा जल के प्रति बहुत संवेदनशील है। हालांकि सूखा अवरोधी जरूर है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा जल लगने पर, जल जमाव होने पर फसल के लिए हानिकारक प्रभाव पड़ता है, फसल के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश करना चाहिए हमें सिंचाई क्रांतिक अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। उन महिलाओं को अलग कर वो खबर जिसे कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 224 सीटों पर 10 मई को एक ही चरण में होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस ने कसी कमर। मतदान की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने किया दावा। कहा, कांग्रेस को किसी गठबंधन की नहीं है जरूरत। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने कलाकारों पर की 500 रुपए के नोटों की बारिश। श्रीरंगपटना में कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई थी प्रजाध्वनि यात्रा। मांड्या जिले के बेविनाहल्ली के पास का बताया जा रहा है मामला। साबरमती जेल पहुंचा माफिया अतीक अहमद। उमेश पाल किडनैपिंग मामले में मिली है उम्र कैद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला ग्वालियर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी दिनों में मध्यम से घने बादल छाए रहने, छिटपुट वर्षा होने का अनुमान है। वह अधिकतम तापमान 33 से 35 व न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वह हवा लगभग 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम उत्तर व दक्षिण पूर्व दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए ग्रीष्मकालीन सब्जियों आदि में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इस समय पकी हुई फसलों विशेषकर सरसों की फसल की कटाई कर वर्षा आदि से बचाव की व्यवस्था के साथ सुरक्षित खलिहान पर रखें व सूखी हुई सरसों की
शीघ्रता पूर्वक गहाई करें। इस समय मसूर की फसल पकने की अवस्था में है, अतः पकी हुई मसूर की फसल की कटाई कर सुरक्षित खलिहान पर रखें और सुखाकर गहाई करें। इस समय चना की फसल पकने की अवस्था में है, अतः पकी हुई चना की फसल की कटाई कर सुरक्षित खलिहान पर रखें और सुखाकर गहाई करें। गेहूं की फसल में दाना पड़ चुका है, उसमें चूहों का प्रकोप हो सकता है, अतः चूहों से बचाव के लिए जिंक फास्फाइड 4 ग्राम दवा 100 ग्राम आटे के हिसाब से मिलाकर बिलों के पास रखें। किसानों को सलाह दी जाती है कि मूंग व उर्द की उन्नत किस्में व गुणवत्ता के बीज किसी अधिकृत व प्रमाणित विक्रेता से खरीदें। मूंग की उन्नत किस्मों में पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32 व उर्द की उन्नत किस्मों में पंत उर्द 30, पंत उर्द 35 व PDU 1 का क्रय करके राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके बुआई कर लें। लौकी, तुरई, कद्दू, ककड़ी में लाल कीड़ा यानी रेड पंपकिन बीटल दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 2% धूल का भुरकाव करें। इस समय गोभी व बंद गोभी की फसल में माहो कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए नीम का तेल 1.5 से 2 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग आने की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना भेदक व फल वेदक मक्खी से बचाव के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर जमीन में दबाकर नष्ट कर दें व अधिक मात्रा में इन कीटों का प्रकोप हो तो स्पाइनोसेट दवा 48 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। संभावित मौसम में पशुओं में इस समय बाह्य परजीवियों की संभावना हो सकती है, अतः इनसे बचाव के लिए क्लीनर या ब्यूटॉक्स नामक दवा को 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा घोलकर पशुओं के शरीर पर सुरक्षात्मक तरीके से लगाएं तथा इसके 1 घंटे के उपरांत पशुओं को नहलावें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नौरा, जिला भिंड के कृषक भगरी बघेल ने। ये दुम्बा नस्ल की बकरियों के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भगरी बघेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आमतौर पर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई कृषि कार्य के साथ पशुपालन भी करते हैं, जो कि उनके लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा साधन है। हालांकि अधिकांश किसान गाय, भैंस, भेड़, बकरियों का पालन करते हैं, जिनके पालन से वे अच्छी आय भी कमाते हैं। इस पशुपालन में भेड़ पालन किसानों के लिए एक अच्छी आय का जरिया साबित हो रहा है। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां भेड़ पालन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि भेड़ पालन में अन्य पशुओं की अपेक्षा लागत कम लगती है और लाभ अधिक मिलता है। इसलिए इसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। और इसी के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं भेड़ की दुम्बा नस्ल के बारे में, जो कि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये नस्ल जल्दी तैयार हो जाती है और बाजार में अधिक मांग रहने के कारण किसानों को इसका अच्छा बाजार भाव भी मिल जाता है। किसान भाइयों, भेड़ की दुम्बा नस्ल को पहचानकर आप इनका आसानी से पालन कर सकते हैं। इस नस्ल की भेड़ों में सींग और पूंछ नहीं होती है और इनकी दुम चक्की के पाट की तरह गोल और भारी होती है। किसान भाइयों, यहाँ इनका पालन करके किसान कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।
जहाँ तक इसके आहार प्रबंधन की बात है तो इसके आहार पर कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। इसको आमतौर पर किसान चराई करा सकते हैं। इसके अलावा सूखा और हरा चारा के साथ संतुलित मात्रा में दाना मिश्रण भी खिला सकते हैं। इस नस्ल की भेड़ों को लोग काफी पसंद करते हैं। खास तौर पर इस नस्ल के नर को बहुत पसंद किया जाता है, तो वहीं इसके बच्चों को भी बेचकर अच्छी आय कमाई जा सकती है। किसान भाइयों, 12 महीने की उम्र में दुम्बा नर का वजन लगभग 92 किलो और मादा का वजन लगभग 65 किलोग्राम हो जाता है। इस तरह बाजार में वयस्क नर 90,000 से 1,50,000 रूपए, तो वहीं मादा 70,000 रूपए और भेड़ के बच्चे 15,000 से 30,000 रूपए में बिकते हैं। इसकी मांग ईद उल अजहा पर बाजार में बहुत होती है। उस समय किसान भाइयों को इसका अच्छा भाव मिल जाता है। किसान भाइयों, इस नस्ल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक में संपर्क कर सकते हैं। इस तरह जो किसान भाई इन सभी खूबियों को देखते हुए भेड़ की दुम्बा नस्ल को पालना चाहते हैं, तो आप इस नस्ल की भेड़ का पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर